student community of our country have had several questions on their mind about their academic future. So we decided to address all those questions to the man who's taking these crucial decisions about the students, the Union HRD Minister, Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank. Mr. Nishank, thank you so much for taking time out and speaking to Times Now, sir. धन्यवाद. Right, my first question to you, sir, is मैं शुरुआत करना चाहती हूँ आपके हाल के निर्णय से. The latest decision that you have taken, where you have announced, sir, आपने ये कहा है कि जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जो बच्चों को बोर्ड लेना है क्लास 10th और 12th के, उनके लिए आपने ये अरेंजमेंट्स किए हैं कि वो जहाँ पर भी हैं उन्हें वहाँ से दूर कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है. आप सेंटर्स उनके पास में ही पहुँचाने की कोशिश करेंगे या पास के सेंटर्स उनको एलोकेट करेंगे. इसकी प्लानिंग कैसे हुई है ये समझाइए. ये बात सही है क्योंकि सीबीएसई के हमारे लगभग हज़ारों हमारे जो सेंटर हैं उसमें एक जगह से दूसरी जगह बच्चों को जाना पड़ता था. तो 2-3 प्रकार की कठिनाई थी कि एक तो जो स्कूल था उस स्कूल का सेंटर दूसरी जगह होता था, और दूसरी बात ये कि जो बच्चे अपने घरों पर चले गए हैं उनको अब अपने स्कूल में आना है और स्कूल के बाद फिर उस केंद्र में जाना है. तो ये बच्चों की बहुत बड़ी परेशानी थी और कठिनाइयाँ थी. तो इसलिए हम लोगों ने दोनों बातें की हैं. एक तो जितने भी स्कूल हैं वो स्कूल ही उनके सेंटर हो जाएंगे. तो एक तो बच्चों को ये बड़ी सुविधा मिली और उनके अभिभावकों को जो तनाव रहता था कि दूसरी जगह उनको बच्चों को लेकर के पहुंचना है, बच्चों को दूसरे स्थान पर परीक्षा देने के लिए जाना है, तो एक तो ये कठिनाई दूर हुई है. दूसरा, जो बच्चे अपने अपने प्रदेशों में चले गए हैं, अपने अपने ज़िलों में चले गए हैं और विभिन्न प्रदेशों के बच्चे विभिन्न प्रदेशों में पढ़ रहे थे, तो उन बच्चों के लिए भी फिर उनको आना पड़ता वापस, और पहले वहाँ आते और फिर सेंटर में जाते. तो अब हम लोगों ने ये तय किया है सीबीएसई बोर्ड ने कि जो बच्चा जिस प्रदेश में है और जिस प्रदेश के जिस ज़िले में है वो बच्चा, वो छात्र छात्रा अपनी सूचना अपने स्कूल को देगा और स्कूल सीबीएसई बोर्ड को देगा सूचना कि वो बच्चा कहाँ पर किस जनपद में है और उसका निकटस्थ स्थान वो उसी जनपद में कौन सा उसको दिया जाए, ताकि सुविधाजनक तरीके से वो अपनी परीक्षा दे सके. और सेंटर भी हमारे 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़े हैं. लगभग 12,000 से 15,000 सेंटर अभी होंगे जहां बच्चे ये परीक्षा देंगे, जबकि ये संख्या पहले बहुत कम 5-6 हज़ार होती थी. निशंक जी, आपने जो स्केड्यूल तय किया है, डिसीजन जो हुई है 10th और 12th की एग्ज़ाम्स की डेट्स की, वो स्केड्यूल के हिसाब से ये सारे एग्ज़ाम्स और पेपर्स आप जुलाई के महीने में करेंगे. अब एक अनुमान भी ये लगाया जा रहा है कि भारत में कोरोना का पीक शायद जुलाई के ही महीने में आए, एक अनुमान है. इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके हिसाब से ये सेफ होगा कि बच्चे बाहर आएँ और एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाएँ जुलाई के महीने में? देखिए, अभी जो परिस्थितियाँ आएंगी वो आगे देखेंगे उसको, और लेकिन जुलाई में हम लोगों ने तय किया है परीक्षा 1 जुलाई से लेकर के जो शेष बचे हुए पेपर्स थे उनकी, सीबीएसई बोर्ड की. और डिग्री कॉलेज की जो उच्च शिक्षा में भी यूजीसी ने सुनिश्चित किया है कि 1 जुलाई से वो परीक्षा करेंगे. लेकिन स्कूली शिक्षा में बहुत कम पेपर्स रह गए थे. उसमें से 29 विषयों के अभी होने हैं, 29 पेपर्स होने हैं, और उसको अलग अलग तिथियों में इस तरीके से करेंगे. एक तो केंद्र बहुत बढ़ा दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो दूराई के हिसाब से उसको काफ़ी सुरक्षा मिलेगी. और फिर हम स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय इन दोनों का जो भी मार्गदर्शन होगा उनकी नियमों का हम पालन करवाएंगे. तो हम लोग कोशिश में हैं कि बच्चा हमारे लिए भी पहला टारगेट है, लक्ष्य है बच्चे की सुरक्षा. वो परीक्षा भी दे लेगा लेकिन उसकी सुरक्षा की कीमत पर नहीं. तो इसलिए उसकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है. उसको सुरक्षित रखते हुए कैसे करके एग्ज़ाम दिलाना है, टास्क फोर्स बनी है स्कूली शिक्षा के लिए
एनसीईआरटी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनी है, जबकि उच्च शिक्षा में यूजीसी ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो इन दोनों शिक्षा स्कूली और उच्च शिक्षा में सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा जब शुरू होगी तो किस तरीके से दी जाएगी। मंत्री जी, भारत में जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो विद्यार्थियों की समुदाय है, वो एक बहुत बड़ी समुदाय है। 33 करोड़ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स रादर, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमारे देश में हैं। उनके भविष्य के बारे में क्या सोचा है आपने? क्योंकि अचानक से उनकी शिक्षा बंद हो गई इस लॉकडाउन की वजह से। स्कूल्स और कॉलेजेस की खोलने की दिशा में क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ, देखिए ना कि मैं सोचता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, और यदि इसकी शिक्षा की व्यापकता को आप देखेंगे तो 1000 से भी अधिक यहाँ विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक यहाँ स्कूल हैं और 1 करोड़ से अधिक यहाँ अध्यापक हैं, और जबकि 33 करोड़ से अधिक हिंदुस्तान में छात्र छात्राएँ हैं। जितने कई देशों की जनसंख्या मिलकर के नहीं होगी, और जितनी अकेले अमेरिका की जनसंख्या है उससे भी ज़्यादा इस देश में छात्र छात्राएं हैं। तो स्वाभाविक ही है कि जो इस कोरोना का संकट आया है और पूरा विश्व उस गहरे संकट से गुजर रहा है, और हम लोग भी उसकी अछूते नहीं रहे हैं। ऐसे वक्त पर जब छात्र अपने घर पर है तो वो उसको कैसे करके उसकी मनस्थिति को संभालना है, कैसे करके उसके समय को बचाना है, कैसे करके उसको उसके पाठ्यक्रम से जोड़े रखना है, तो ये कम नहीं बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है उस चुनौती का कैसे करके सामना किया जाए। तो इसलिए अध्यापक ने और अभिभावक ने और विभाग ने मिल करके हम ऑनलाइन पर लाए हैं बच्चे को। काफ़ी कुछ हम लोगों ने संभाला है। पूरा देश पहली बार ऑनलाइन पर आया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी को सपने में कल्पना भी नहीं रही होगी, क्योंकि न तो बच्चे को पता था, ना अभिभावक को, ना हमको, न देश को, न दुनिया को कि ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएंगी। उन परिस्थितियों में ऑनलाइन पर बच्चे को ला करके आज अध्यापक और अभिभावक दोनों मिल कर के छात्र छात्रा को पढ़ा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। कितनी सुविधा हम इन परिस्थितियों में छात्र छात्राओं को दे सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के खुशी होती है कि ऑनलाइन में दीक्षा है, ई पाठशाला है, स्वयं प्रभा है, और इधर एनसीईआरटी ने अपने सारे के सारे किताबों को उस पर डाला है। इधर NIOS अपना पाठ्यक्रम लेकर के कर रहा है, इधर इग्नू करता है, उधर यूजीसी ने किया है। तो हम युद्ध स्तर पर जितनी भी ताकत हमारी सभी संस्थाओं में है, उन संस्थाओं की पूरी ताकत को झोंक करके और एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ई विद्या के अंतर्गत किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और उसको उत्कृष्ट धीरे धीरे करके उसका पाठ्यक्रम, उसकी सामग्री उसको प्राप्त हो सके। हमारी लगातार कोशिश है, और इसलिए पूरे देश को जो ऑनलाइन पर शिक्षा आई है उसमें निश्चित रूप में इस समय अभिभावकों का और मेरे अध्यापकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी, ये ऑनलाइन क्लासेस की बात जो कर रहे हैं, सरकार अब ऑनलाइन क्लासेस की बात काफ़ी कर रही है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बच्चे हैं हमारे देश में जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, कई बच्चे जिनके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, उन बच्चों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराएंगे आप? जो आपकी चिंता है कि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला वो बच्चा, जो गरीब बच्चा है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो इंटरनेट से नहीं जुड़ सकता, वो उसको आखिर कैसे करके हम शिक्षा दे पाएंगे। लगातार उसके बारे में हम चिंतित ही नहीं हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमने स्वयं प्रभा को, इसके लिए स्वयं प्रभा जो 32 चैनल 24 घंटे हमारे चलेंगे। स्कूली शिक्षा में एक क्लास को एक चैनल हम दे रहे हैं, और इन चैनल को DTH पर आएंगे, दूरदर्शन पर होंगे,
ये टाटा स्काई पर आएंगे, तो डिश टीवी, टाटा स्काई सहित अन्य भी चैनलों को हमने इसमें समाहित करने की कोशिश की है कि उनकी मदद से हम अंतिम छोर के बच्चे पर जा सकेंगे और ये टीवी के माध्यम से हम उसको पाठ्यक्रम देंगे, उसको शैक्षणिक कैलेंडर देंगे कि कितने समय में वो बच्चा उससे जुड़े ताकि वो अपने पाठ्यक्रम को प्राप्त कर सके। हमारी कोशिश है कि हम देश के अंतिम छोर में बैठे रहने वाले बच्चे को भी ऑनलाइन से जोड़ सकें, उसको शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। हम इस दिशा में हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। निशंक जी, ऐसा है, मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि कई इलाके हैं जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में जहाँ सिर्फ 2G की सुविधाएं हैं फ़ोन के ऊपर। वैसे बच्चों को जहाँ पर ये फैसिलिटी ही नहीं है, उनके पास कनेक्शन ही नहीं है, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की बातें आप कर रहे हैं हर कोने में। कैसी होंगी ऑनलाइन की क्लासेस वहाँ पर, उन बच्चों का क्या होगा? यहाँ बच्चों की एक तो मौसम बिल्कुल अलग है और उसकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल भिन्न है, तो उस तक कैसे करके जाएं, हम लोग कोशिश करें जैसे रेडियो के माध्यम से कैसे जाएंगे, इसी दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कैसे जाएंगे। हम सभी रास्ते निकाल रहे हैं, चाहे लद्दाख का क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वहाँ हमारा विशेष ध्यान केंद्रित है। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि इस समय हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर शिक्षा के दृष्टि से काफ़ी हमने ध्यान केंद्रित किया है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बच्चा वो अच्छे से उसको सुविधाएं मिलें और वो उसको ये महसूस हो कि हाँ वो बहुत लंबे समय के बाद अभी जब ये निर्णय हुआ है तो इस निर्णय का लाभ देश के साथ उसको अच्छे से मिल सके, और हम लोग लगातार कोशिश में हैं। जी मंत्री जी, ऐसा है कि बच्चों के परिवार, बच्चों के माता पिता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल अब उठ खड़ा हुआ है, वो बच्चों की सेफ्टी का है। अब पेरेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब बच्चों को वापस स्कूल में भेजा जाएगा तो कैसे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर कर पाएगी, ये भरोसा दिला पाएगी कि बच्चे स्कूल में सेफ रहेंगे? कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, कैसे ये हिसाब किया जाएगा कि कोई भी इन्फेक्शन इस तरीके का स्कूल में ना फैले जहां इतने सारे बच्चे एक साथ रहेंगे? देखिए, ये बात तो सही है, केवल माता पिता का ही नहीं, मुझे लगता है कि ये तो देश की संपत्ति है, देश का भविष्य है। वो जो निधि है वो निधि भविष्य की निधि, राष्ट्र की निधि है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि हमारी शीर्ष प्राथमिकता उस छात्र छात्रा के जीवन की रक्षा करने का है। और इसीलिए जब भी खुलेंगे और राज्य इसका पहले तो केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश होंगे, और उसके बाद ये राज्यों का विषय है कि वो अपने यहाँ कब, कैसे और किस तरीके से उसको उन स्कूलों को खोलेंगे। लेकिन हमारा लगातार राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से भी अनुरोध हम लगातार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री गण से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो जब भी स्कूल खोलें, भविष्य में जब भी ऐसे निर्णय होंगे उसके लिए वो एडवांस में तैयारी करें बहुत अच्छे से, ताकि वो जो सुरक्षा की दृष्टि से उसकी चाहे सामाजिक दूरी का विषय हो और चाहे उसको तनाव मुक्त रहने का विषय हो, चाहे उसके यातायात में किस तरीके से वो, और क्लासेस में भी बैठने की जो उसकी दूरियां हैं, वो सभी कुछ गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय इन दोनों के मार्गदर्शन में, इन दोनों के जो नियम बनेंगे, जो निर्देश होंगे, उनका हर संभव पालन किया जाएगा उसकी सुरक्षा को लेकर। इसलिए अध्यापक के साथ भी हम लगातार संवाद कर रहे हैं और अभिभावकों को भी चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सर, इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी एग्ज़ाम्स रुक गए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स, काफ़ी कुछ सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं एक तरीके से। बहुत डिले हो रहा है इन एग्ज़ाम्स में। अभी कुछ की डेट्स आपने बताई हैं, कुछ की डेट्स एक्सपेक्टेड हैं, इसलिए एक चिंता है स्टूडेंट कम्युनिटी में।
कि कहीं ये साल उनका बर्बाद नहीं हो जाए। इसलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, बिकॉज यू आर द एचआरडी मिनिस्टर सर, क्या आप ये बता पाएंगे, ये भरोसा दिला पाएंगे स्टूडेंट्स को कि ये साल उनका जितना भी डिले हो पर ये साल काउंट होगा, ये साल बर्बाद नहीं जाएगा? बच्चों को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये विकट क्षण हैं, बहुत मुसीबत के दिन हैं और पूरी दुनिया इस समय इस गहरे संकट से होकर के गुजर रही है। हम भी उससे अछूते नहीं हैं, उसी में हमको जीना पड़ेगा, उसी में रास्ता निकालना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि समय खराब न हो। हम लोगों ने लगातार एक के बाद एक निर्णय लिए हैं। आप यदि पीछे के समय में देखेंगे, इन 2-2.5 महीने के अंदर आपने देखेंगे शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब हमने एक नया निर्णय लेकर के छात्र छात्रा का, चाहे वो मनोबल बढ़ाने से लेकर के, चाहे उसकी और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर के, चाहे उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, और चाहे उसकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, वो लगातार निर्णय लिए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ फिर अपने प्रिय छात्र छात्राओं, आप में बहुत उत्साह, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि आपने अपने को भी सुरक्षित किया हुआ है और अपने अभिभावकों को, क्योंकि आपने अपने घर की लीडरशिप ली हुई है। स्वयं सुरक्षित रहना, परिवार को भी सुरक्षित रखना। और ये छोटे से स्कूल का जो छोटा हमारा वो योद्धा है घर का, वो बिल्कुल मुझे जब मैं बातचीत करता हूँ तो बहुत सारे परिवार के लोगों ने कहा ये तो हमको बिल्कुल सब नियम कानून बताता है, थोड़ा सा भी हम गड़बड़ करते हैं तो आकर के टोक देता है। कौन? फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी। तो ये कितनी जागरूकता है मेरे छात्र छात्राओं में, मुझे इस बात को देखते हुए और सुनते हुए बहुत खुशी होती है। और उनके समय खराब नहीं होगा। अनावश्यक दबाव भी नहीं चाहते हम, उसको तनाव मुक्त चाहते हैं हम लोग, और मस्ती के साथ वो छात्र पढ़े, लेकिन उसका वर्ष हम खराब नहीं होने देंगे। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी छात्र छात्रा का वर्ष खराब न हो, और मैं आश्वस्त भी कर रहा हूँ और लगातार इस बात को बोल भी रहा हूँ। जी निशंक जी, आपके मंत्रालय ने, आप लोगों ने आईआईटी और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। वो एग्ज़ाम्स अब होने वाले हैं, पर एक सवाल उस कम्युनिटी से, उन बच्चों से भी ये था कि हर सेंटर पर अभी तक जो देखा गया है, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, हर सेंटर पर लगभग 1200 से 1500 बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। ईच सेंटर अकोमोडेट्स एटलीस्ट दैट मेनी स्टूडेंट्स। इतनी भीड़ लगी रहती है, बाहर क्लासों के अंदर भी बहुत स्पेस नहीं होता है हर डेस्क के बीच में। अब आप इनके बारे में क्या कहेंगे? बोर्ड के बारे में तो आपने कहा कि सेंटर्स आप बढ़ा रहे हैं, पर ये आईआईटी या नीट ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सोशल डिस्टेंसिंग हो सेंटर्स पर, इन सब का ख्याल कैसे रखा जाएगा? हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि जो नीट है और जेईई की परीक्षाएं हैं, ये टॉप की वो परीक्षाएं हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इनको देना चाहता है, और लाखों बच्चे, 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे एक एक परीक्षा में बैठते हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए जेईई की जो परीक्षा है उसको 18 जुलाई से और 23 जुलाई तक ये रखा था, और रखा है तो सभी छात्रों को ये आग्रह किया है। वो अनिश्चितता थी, कब होंगे, क्या होंगे कि नहीं होंगे। एक तो हमने उस अनिश्चितता के वातावरण को ख़त्म किया, और ऐसे ही नीट की परीक्षा हमने 26 जुलाई स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल करके वो तिथि तय की कि 26 जुलाई को नीट की परीक्षा होगी। अब जो नीट की परीक्षा है उसमें अभी तक लगभग 2500 केंद्र होते थे। अब हम लोगों ने 5000-6000 केंद्र बढ़ जाएंगे। जहाँ 2500 केंद्र होते हैं वहाँ 5 और 6000 जब केंद्र होंगे तो एक तो अपने आप ही उसमें कम, एक सेंटर पर कम छात्र आएंगे, अच्छे से दूरियों को बना करके अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो कर सके। ऐसे ही जेईई में भी जितने वो केंद्र होते थे परीक्षा के, उस केंद्रों को हमने बढ़ाया है और शिफ्ट को भी चेंज किया है, बढ़ाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जेईई और
नीट वाली जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए और आपको तो खुशी होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार जब कहते थे मुझसे, कभी मेरे ट्विटर पर आप अपनी पीड़ा को लिखते थे, कभी मेरे फेसबुक पर लिखते थे, कभी मेल डालते थे आप, और आप कहते थे कि सब बाहर नहीं जा सकते और जो कोचिंग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हमको बहुत चिंता है, हम कठिनाई में हैं, परेशानी में हैं, बहुत तनाव में हैं कि कैसे करेंगे। तो हमने आपके तनाव को दूर करने के लिए, आपको उस कष्ट को दूर करने के लिए हमने एक ऐप निकाला था। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि जो नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप हम लोगों ने निकाला, वो किस तरीके का ऐप था, जिसमें आप स्वयं पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिस्पर्धा भी उसमें कर रहे हैं और आप स्वयं अपना मूल्यांकन भी कर रहे हैं, परीक्षा भी ले रहे हैं अपनी। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक लगभग 5.5 लाख से भी अधिक छात्रों ने उस ऐप को डाउनलोड कर दिया। और जो मेरी जानकारी है कि अभी तक जो उसका उपयोग कर दिया है, वो लगभग 6 लाख घंटे का उपयोग, 6 लाख घंटा, आप समझ सकते हैं, 6 लाख घंटा उस पर छात्रों ने अपनी तैयारी कर दी है और बहुत सारे छात्रों ने अपनी परीक्षा भी ले ली है। तो मैं सोचता हूं कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल अपना मनोबल रखिए और बिना किसी तनाव के तनाव मुक्त रहते हुए अपनी बहुत अच्छी तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मंत्री जी, एक प्रपोजल आपके मंत्रालय के सामने रखा गया है, वो 50-50 का प्रपोजल है। काफ़ी चर्चा उसके बारे में हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कंट्रोवर्शियल है ये प्रपोजल। इसके तहत एक क्लास के बच्चों को आधे आधे में डिवाइड किया जाएगा, सिर्फ आधे बच्चों को एक दिन स्कूल आने की इजाज़त होगी, बाकी आधे बच्चे अपने घर में रहेंगे। वो शायद ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई करेंगे अपने घर में। जो बच्चे स्कूल आएंगे 50% ऑफ देम वो दूसरे दिन फिर अपने घर रहेंगे। तो इस तरीके से आप क्लास को आधे आधे में बांटेंगे और स्कूल जितने दिनों तक एक साल में खुला रहता है उसे भी शायद आप 100 दिन से कम करने की विचार इस प्रपोजल में जो लिखा हुआ है, उस हिसाब से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। इस प्रपोजल के ऊपर कितनी सीरियसली आप और आपकी डिपार्टमेंट विचार कर रही है, ये बताइए। देखिए, जहाँ तक छात्रावास की आप बात कर रहे हैं, जो बच्चे छात्रावास अभी भी मेरे यहाँ बहुत सारे IITs में, बहुत सारे NITs में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में छात्र छात्रावास में रह रहे हैं और उनको आग्रह करके अभी जैसे हम लोगों ने नवोदय विद्यालय के 3000 से भी अधिक बच्चों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। कहाँ का बच्चा हज़ारों किलोमीटर, इधर उत्तराखंड के अंतिम छोर में पिथौरागढ़ का बच्चा केरल तक हम छोड़ करके आए हैं बच्चों को, और सभी लोग सुरक्षित पहुँचे घरों तक। और वो सारे के सारे 3000 परिवार आज इस बात को लेकर बहुत खुशी व्यक्त करते हैं कि जिस तरीके से सुरक्षित बच्चा, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, घर तक पहुँचा है। लेकिन हमारे बहुत सारे छात्र जो उच्च शिक्षा में हैं, तकनीकी शिक्षा के छात्रावासों में हैं, वो जाना नहीं चाहते घर। वो कहते हैं कि नहीं, हमको घर नहीं जाना है, यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो उनका जो छात्रावास है, वो छात्रावास में भी 2 कमरों में 2 छात्र एक कमरे में रहते होंगे, वो उसको भी अलग अलग करके उन नियमों का पालन करा रहे हैं। तो ये जो आपने चिंता व्यक्त की है, इस चिंता को बाकायदा देखा जा रहा है। सभी IITs के डायरेक्टर को, सभी NITs के डायरेक्टर को, सभी IIITs के डायरेक्टर को, सभी IIM से लेकर IISER के निदेशक और सभी कुलपतिगण को लगातार हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो कृपया इसको निरंतर देखें कि जो छात्र अभी हमारे छात्रावासों में हैं उनको किसी प्रकार की कोई ये कठिनाई ना आए। और जिस दिन उनको लगेगा कि वो अपना घर जाना चाहते हैं, वो घर जाएं। हालांकि हमारे कुछ कुलपतिगण ने कहा भी है कि अभी उनको घर जाना चाहिए और उन्होंने अनुरोध भी किया है। तो वो यदि घर जाना चाहेंगे तो उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की संबंधित संस्थान इसको कोशिश करेंगे। Union HRD Minister Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank, sir, thank you for your time and appreciate you joining us here on Times Now.